नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक चल रहा है, जिसे मैं होमो नाम से बोलता हूं। तो होमो वाला हमारा टॉपिक चल रहा है और उस होमोमॉर्फिज्म वाले टॉपिक में हम लोग उसके आज थ्योरम्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट पहले ही आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई चलिए बाकी आगे इसका थ्योरम जो है, दो थ्योरम है इसकी, और उन दोनों थ्योरम का हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं क्या कहती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ एफ सच दैट G2G is a homomorphism। होमोमॉर्फिज्म को शॉर्ट फॉर्म होमो से लिख रहा हूं। देन आपको ये दिखाना है कि एफ ई जो होगा वो बराबर होगा ई डैश के। एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। सिंपल से स्टेटमेंट है, देखिए ध्यान से कि हाँ एफ सच दैट G2G मतलब आपका कोई भी एक सेट है G2G का मतलब यहाँ पर ये है, आपने उस जगह पे पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, आप तभी यहाँ पर आइए, वरना वो आपके लिए नेसेसरी कंडीशन है। देखिए G2G का मतलब है आपने G इनपुट किया होगा तो ये G आपको आउटपुट मिला होगा, ये समझ आया। और वो होमो हो रहा है। होमो होने का मतलब उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी तभी आपको होमो बना होगा, ये आपको समझ आया। तो आपको ये दिखाना है कि देन एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी फंक्शन होगा एफ एक्स, आपके पास चाहे जो फंक्शन हो एफ एक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स की जगह ई पुट कर रहे हो। और इसको हम काफी अच्छे से जानते हैं कि जो हम लोग पुट कर रहे हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। और वो इनपुट कहलाने का मतलब है कि आपके पास दो सेट होते हैं, एक सेट होता है G1 और एक सेट होता है G2। तो आपका जो G1 होता है वो इनपुट होता है और G2 जो होता है वो आउटपुट होता है, ये आपको समझ आया, वो आउटपुट होता है। तो यहां पर आप f के अंदर e रख रहे हो, इसका मतलब e को आप इनपुट कर रहे हो, तो e आपका कहां बिलोंग करेगा, G1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि e आप इनपुट कर रहे हो, f के अंदर उठा के रख रहे हो और G1 को इनपुट के नाम से जाना जाता है, तो e आपका G1 में बिलोंग करेगा। रिजल्ट में आपको e डैश मिल रहा है, ई डैश का मतलब जो रिजल्ट मिलता है वो आपका आउटपुट कहलाता है। G2 को आउटपुट के नाम से जाना जाता है, तो ई डैश आपका G2 में बिलोंग करेगा, ये आपको समझ आया। और E और E डैश दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है। G1 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट E है और G2 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट E डैश है, ये आपको समझ आया। तो आइए इसके जो इसका रिजल्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक नॉलेज थी जो हमने आपको बताया। देखिए इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। आप एक चीज तो काफी, एक सेकंड प्लीज, चलिए ठीक है, आप एक चीज तो काफी अच्छे से जानते हैं कि जो आप इनपुट कर रहे हैं वो G1 से बिलोंग करेगा। यहां पर G1 और G दोनों के दोनों G हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एलिमेंट है। इसका मतलब आपका G1 भी G है और G2 भी G है, ये आपको समझ आया। वो सेम दे अलग दे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे जैसा दे। मैं यहाँ पर G1 G2 मान के ही काम कर ले रहा हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पर G1 G2 मान के ही काम कर रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सेम टू सेम देने का मतलब है कि चलिए ठीक है, जो आपके G और G है वो बराबर है, लेकिन G1 G2 अलग अलग लेने से दोनों फायदा हो जाएगा। G1 G2 बराबर वाले केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और G1 G2 अलग वाले कंडीशन में भी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ G लूंगा तो फिर आपका बराबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हो सकता है एक जब अलग अलग हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन G1 G2 लेने पर दोनों कंडीशन आ जाएगी, ये आपको समझ आया। तो यहां से एक बात समझिए, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है x जो कि बिलोंग करता है G1 में, ये आपको पता भी है क्योंकि x आपका इनपुट है और G1 जो होता है वो इनपुट ही होता है, मतलब हर एक x जो है वो G1 में बिलोंग करेगा। तो आपको x का मतलब है जब आप x इनपुट कर रहे हो तो रिजल्ट आपको fx का फॉर्म का मिलेगा, क्योंकि फंक्शन आपका fx फॉर्म का है। इसका मतलब जो आपको रिजल्ट आउटपुट मिलेगा fx, वो तो G2 में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि G2 आपका आउटपुट है और G1 आपका इनपुट है। तो आप x इनपुट था तो आपने x G1 में बिलोंग करवाया, और आपका जो fx आउटपुट था तो आपने fx को G2 में बिलोंग करवाया, ये आपको समझ आया। और E और E डैश आप जानते हो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप जानते हो एक चीज, छोटी सी चीज ये जानते हो कि अगर आपने fx में जो आपका फंक्शन fx है जो कि G2 से बिलोंग कर रहा है, अगर आपने उसमें E डैश की मल्टीप्लाई करवा दी, मैंने fx में E डैश की मल्टीप्लाई इसलिए ली है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने fx में E डैश, मैं E भी ले सकता था, आइडेंटिटी एलिमेंट E भी ले सकता था, लेकिन E डैश लेने का ये मतलब है क्योंकि मेरा fx जो है वो G2 का एलिमेंट है। तो G2 के एलिमेंट का जब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट भी G2 का ही लूंगा तभी वो सेम टू सेम देगा, वरना वो अलग अलग दे सकता है,
ये समझ आया। ये बात जरूरी नहीं है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट G1 का होगा वही सेम टू सेम आइडेंटिटी एलिमेंट G2 का होगा, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ये समझ आया। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 2 हो सकता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 3 हो सकता है, इसका 1 हो सकता है, उसका 1/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको समझ आया। क्योंकि fx जो है वो G2 से बिलोंग कर रहा है और G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट E' है, इसलिए मैंने fx में E' की मल्टीप्लाई करवाई। अब आप एक चीज छोटी सी जानते हो कि किसी भी फंक्शन fx में अगर आप E' का मल्टीप्लाई करवाओगे, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट का कंपोजिशन लोगे, तो वो आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट देगा fx। ये तो आपको समझ आया, वो तो आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट fx देगा। अब थोड़ा सा और सोचिए, आप जानते हो ये x, अंदर वाला x, सिर्फ अंदर वाला x जो है वो G1 का एलिमेंट है, क्योंकि वो इनपुट है, इसका मतलब वो G1 का एलिमेंट है। और G1 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? सिर्फ E। ये समझ आया। अंदर वाला x G1 का एलिमेंट है, ये वाला x G1 का एलिमेंट है, और G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ये वाला E। इसका मतलब इसको लिख सकते हो आप fx इंटू में E। ये आपको समझ आया। क्या लिख सकते हो? fx इंटू में E। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और ध्यान से सोचिए, ये आपका होमो है, क्योंकि उसने बोला भी हुआ है कि आप सच दैट G1 से G2 इज ए होमो, ये गिवन भी है आपको। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही ये होमो बनेगा, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी कि fa.b बराबर fa स्टार fb। ये आपको समझ आया। ऑपरेशन सामने वाले बंदे ने नहीं दिया, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब वो ऑपरेशन नहीं देगा तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लेके चलोगे। वहां पर एडिशन वाला ऑपरेशन भी लग सकता है, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन लेके चलो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे रिजल्ट को मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूफ कर रहे हैं। ये आपको समझ आया। हम लोग उस रिजल्ट को एडिशन के लिए भी कर सकते हैं, उस रिजल्ट को डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनर देने के लिए इनके जो मतलब क्या कहते हैं, इनके जो वो थे जो मतलब जिन्होंने इसकी रिसर्च करी थी, जो इनके रिसर्चर थे, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन वाला केस लिया था, तो उनको ऑनर देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग भी मल्टीप्लिकेशन वाला केस ही ले सकते हैं, वरना आप इसको चाहे तो एडिशन वाले केस से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेंगे, तो a डॉट बी को अलग अलग लिख सकते हैं fa और fb की फॉर्म में। तो उसी तरीके से x और e को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? fx इंटू में fe। ये समझ आया। क्योंकि ऑपरेशन तो मेरा कौन सा है अभी भी, ये वाला डॉट वाला ही है। ये आपको समझ आया। आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, इस वाले रिजल्ट के ऊपर काम कर रहा था, और इस रिजल्ट को सॉल्व करते करते मैं यहां पर आ गया। इसका मतलब इस रिजल्ट की वैल्यू ही तो ये है, तो आप यहां पे लिख सकते हो fx इंटू में ई डैश, क्योंकि इस रिजल्ट का ही वैल्यू तो ये वाला है। ये समझ आया। और ये आपका ग्रुप है, जो भी मतलब है आपका, जो भी आपके पास सेट होता है G1 G2 वो ग्रुप होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज काफी अच्छी जानते हो, G1 और G2 मतलब जो आपके पास ग्रुप है, कि उसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसे हम लोगों ने एक चीज में और पढ़ा है, ग्रुप वाली कंडीशन में पढ़ा है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अलग, उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है। मतलब ये हम जानते हैं इस चीज को कि जो ग्रुप होता है उसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड होती है। हमने पढ़ा भी है उसको, मैंने वीडियो में बताया भी है। चाहे वो लेफ्ट कैंसिलेशन हो चाहे वो राइट कैंसिलेशन हो, वो होल्ड होता है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट कि a प्लस का b इज इक्वल टू, अगर a प्लस का c है तो a लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड होके आपको b इज इक्वल टू c मिलेगा। ये समझ आया। उसका हमने प्रूफ भी करा है कि आप दोनों तरफ a घटाएंगे, फिर उसका ऑपरेशन लेंगे, फिर वो मिलेगा, ये वाला पूरा। तो आपको b इज इक्वल टू c मतलब कैंसिलेशन होल्ड होगा, सिर्फ इतना सा कैंसिलेशन होल्ड होगा। तो यहां पर देखिए, ये लिखा हुआ है fx डॉट ई डैश, ये लिखा हुआ है fx डॉट fe। तो आपका अगर लेफ्ट कैंसिलेशन, यहां पर आप लिख सकते हो कि बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, अगर आपने लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगा दी तो fx आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो एक फंक्शन ही तो है। फंक्शन होने का मतलब वो एक वैल्यू ही तो है, और वो एक नंबर तो कैंसिल हो सकता है, वो एक एलिमेंट तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब fx कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा e डैश इज इक्वल टू fe। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर यही प्रूफ करना था, fe इज इक्वल टू e डैश। ये आपको समझ आया। कोई हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखिए इसे बिल्कुल ध्यान से पॉज करके देखिए, और चलिए ठीक है। बाकी अपना इसका एक और देख लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट टू, इसका मतलब थ्योरम नंबर 2, और फिर अपना थ्योरम्स का भी प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी हमारी, फिर हमारा होमो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया। चलिए रफ कर दें। चलिए ठीक है। देखिए इसका ये कहाँ गया, ये रहा कि सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि f x का इनवर्स बराबर होगा f x का होल इनवर्स के।
x बिलोंग टू g। बात अभी भी ऊपर वाली लिखी हुई है कि आपका fx जो है वो g1 से g2 तक एक होमोमॉर्फिज्म है, तो आप इसको प्रूव करिए कि जो fx का इनवर्स है वो बराबर है fx का होल इनवर्स। इसका मतलब आप इनपुट कर रहे हो x का इनवर्स, जो भी आपके पास x एलिमेंट है वो g में बिलोंग कर रहा है, तो हर एक x के लिए x इनवर्स बिलोंग करेगा, उसका इनवर्स बिलोंग करेगा तभी वो ग्रुप बनेगा। तो आप क्या कर रहे हो, इनपुट में x का इनवर्स रख रहे हो, तो आपको रिजल्ट में ये दिखाना है कि आउटपुट जो मिलेगा वो पूरे के पूरे फंक्शन का इनवर्स मिलेगा। सिर्फ इतना सा, मतलब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आप इनपुट सिर्फ नंबर एलिमेंट का इनवर्स करोगे और रिजल्ट में आपको पूरे के पूरे फंक्शन का इनवर्स मिलेगा। ये समझ आया? तो आइए इसे करते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर एक चीज, बाकी आपको पता तो है ही है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म होगा तो इसका मतलब fa डॉट बी बराबर होगा fa स्टार fb के लिए। ये आपको समझ आया? आप g1 से एलिमेंट पुट करोगे, g2 से आपको एलिमेंट मिलेगा, छोटी छोटी चीजें तो पता है। और e आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहां पर लिख दें आपका कि g1 और g2, जहां पर g1 आपका इनपुट है, कहां गया ये रहा, इनपुट है, और g2 आपका आउटपुट है। तो इनपुट से एलिमेंट आप पुट करते हो, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग e मान ले रहे हैं, और आउटपुट से आपको रिजल्ट मिलता है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग e डैश मान ले रहे हैं। ये आपको समझ आया? मतलब जो e है वो g1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो e डैश था वो g2 का आइडेंटिटी एलिमेंट था। और बाकी चलिए ठीक है, करते हैं अपना प्रूफ। देखिए ध्यान से, आप एक चीज जानते हो कि जो कोई भी, अगर कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी, कोई भी एक सेट ग्रुप है, तो उसमें किसी भी एलिमेंट x के लिए आप जानते हो कि x इंटू एक्स इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के, फॉर ऑल x बिलोंग टू g, फॉर ऑल x बिलोंग टू g। सिंपल से स्टेटमेंट कि fx इंटू एफ एक्स इनवर्स बराबर होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के फॉर ऑल, यहाँ पर ये फॉर ऑल x बिलोंग टू g। सिंपल से स्टेटमेंट है कि आप किसी भी एक एलिमेंट की अगर उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन निकालते हो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ये समझ आया? अब इस पर फंक्शन लीजिए दोनों तरफ, तो फंक्शन लेने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा कि एफ एक्स इंटू में एक्स इनवर्स। इसका मतलब देखिए क्या, आपका x एलिमेंट भी g को बिलोंग कर रहा था, तो इसका साफ साफ मतलब है कि x का इनवर्स भी g को बिलोंग करेगा। अब x और x इनवर्स दोनों के दोनों g के एलिमेंट है, तो g के एलिमेंट दो एलिमेंट है, उनका कंपोजिशन करवाओगे तो नया वाला रिजल्ट भी आपको g का एलिमेंट ही मिलेगा। ये समझ आया? तो इसका मतलब आप साफ साफ कह सकते हो कि x के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर x और x इनवर्स रख सकते हो, क्योंकि x और x इनवर्स कोई दो एलिमेंट है और ये आपस में कंपोजिशन करवा के g1 का एलिमेंट ही देगा। ये आपको समझ आया? तो आप इसमें सिंपल रख सकते हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप fx के मतलब फंक्शन के अंदर x इंटू एक्स इनवर्स रखोगे, वो इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। इस फॉर्म में ब्रेक होने का मतलब ये बराबर हो जाएगा fa, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन लोगे ना, यहाँ फंक्शन लोगे तो यहाँ फंक्शन लोगे, तो ये वाला फंक्शन आपका उस फॉर्म में ब्रेक होगा, तो आपको मिल जाएगा fx इंटू में fx इनवर्स। दोबारा रिपीट कर दूं कि आपको अगर कोई ऑपरेशन गिवन ना हो तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेके चलते हो और अपनी कंडीशन को फुलफिल करते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, fx डॉट एक्स इनवर्स को लिख दिया fx डॉट fx इनवर्स। ये आपको समझ आया? और ये बराबर fe का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाली थ्योरम देखिए, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए, वहां पर हमने प्रूफ किया था कि fe का मतलब e डैश होता है। अगर आप फंक्शन के अंदर g1 का आइडेंटिटी एलिमेंट रखोगे तो रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट g2 का मिलेगा। ये हमने थ्योरम नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो अभी चली थी उसमें देखा है। ये समझ आया? ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, सेकंड। और ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर खास चीज क्या है कि आपके पास किसी दो ऑपरेशन की मल्टीप्लीकेशन एक आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, किसी दो, कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है, कोई भी दो फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो आपके पास एलिमेंट, मान लीजिए मैं एलिमेंट बोल दे रहा हूं, तो कोई भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई भी दो एलिमेंट का ऑपरेशन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। और आप इस चीज को ग्रुप की वजह से काफी अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, इसका मतलब पहला वाला एलिमेंट या तो दूसरे का इनवर्स होगा या तो दूसरा वाला एलिमेंट पहले का इनवर्स होगा। कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि या तो पहले वाला दूसरे का इनवर्स हो जाए या तो दूसरे वाला पहले का इनवर्स हो जाएगा। ये समझ आया आपको? दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी और इसकी ऑपरेशन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ए डैश आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि या तो fx बराबर fx इनवर्स का इनवर्स होगा, या तो ये होगा, मतलब ये बराबर इसका, इस पूरी की पूरी क्वांटिटी का इनवर्स, या तो ये वाला fx इनवर्स बराबर होगा इस वाली पूरी क्वांटिटी का इनवर्स, इसका मतलब fx का इनवर्स।
ये समझ आया? इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। और आपको कौन सा चाहिए था? fx इनवर्स इज इक्वल टू fx का होल इनवर्स, ये नीचे वाला रिजल्ट आपको चाहिए था, तो आप इस कंडीशन को ले लोगे। ये आपको समझ आया? सिंपल सा स्टेटमेंट था, सिंपल सा थ्योरम था। तो ये इसका 2 रिजल्ट था, और बाकी इसमें कोई और रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आपको मिलता है तो उसको ट्राई करिए, नहीं मिलता तो कमेंट छोड़िए। और बाकी होमोमॉर्फिज्म वाला जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो चुका है, उसके बाद हमारा बाकी अगले टॉपिक में मिलेंगे, और बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।